गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये 16 नहीं 17 है। 17 ऑफ अगस्त का हिंदू डिस्कशन, जो नोट्स से हम डायरेक्टली नोट्स ही देखेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल या नोट्स ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, डायरेक्टली आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो न्यूज़ आती है, पहली न्यूज़ आती है वो आती है हाई कोर्ट आर्क सेंटर की। जो एनजीओ है, जिनको एनजीओ है जो विदेश से फंडिंग लेते हैं, उनको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, जो मैंडेटरी है एफसीआरए के अंदर, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर। तो कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वो रिटर्न फाइल नहीं किया है। रिटर्न जो एनुअली रिटर्न फाइल करना होता है इनकम टैक्स ऑफिस में, कहीं वो फाइल नहीं किया है। तो ये सब काम कौन देखता है? वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, देखता है सारा काम। तो हमें इससे पढ़ना है कि एफसीआरए एक्ट क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 क्या है। इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, वो आगे मैं बताऊंगा। जो फॉरेन फंडिंग है, कोई भी पर्सन हो, कोई विदेश से पैसा ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, उस कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखता है। कोई भी इंडिविजुअल हो, वो परमिट है पैसा लेने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट परमिशन। अगर वो 25,000 से कम रुपए ले रहा है तो विदाउट परमिशन वो एमएचए से ले सकता है, और उससे ज़्यादा वो पैसे ले रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करना होगा। एक्ट ये इंश्योर करता है जो भी आपको रिसिप्ट्स बाहर से मिल रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से मिल रहा है, उस पर्पज़ के लिए ये एक्ट बनाया गया है। उसके लिए अंडर द एक्ट क्या है कि आपको क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड देमसेल्फ, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा एवरी 5 ईयर। जैसे आपने 2005 में आपको रजिस्टर्ड किया, उसके बाद आपको रिन्यू करना होगा, 5 साल बाद दोबारा से आपको रजिस्टर्ड करना होगा। पूरा ये इसमें है। तो ये है 2010 के अंदर। फिर कुछ इसके अंदर चेंजेस किए गए, 2020 में कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर किए गए, और प्रोहिबिट किया गया एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बार लगाए गए पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट है वो नहीं ले सकता अगर वो विदेश से पैसा ले रहा है, इंक्लूडिंग एनी पर्सन, कोई गवर्नमेंट पेई हो या फिर कोई रिम्यूनेटेड, मतलब गवर्नमेंट उसे कुछ पैसा देती हो या फिर पब्लिक ड्यूटी में कुछ परफॉर्मेंस हो, वो बिल्कुल पैसा नहीं ले सकते विदेश फंडिंग से। इनमें बिल्कुल बार लगाया गया, 2020 के अंदर लगाया गया। ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब ट्रांसफ़र कौन कौन कर पाएंगे? दैट प्रोहिबिट करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई पर्सन है, आपके पास विदेश से पैसा आया, अगर आप किसी को दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते तब तक आप रजिस्टर्ड ना हो। अब जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो अपने आधार कार्ड जो नंबर है वो मैंडेटरी है आपको। अगर किसी पर्सन को विदेश से फंडिंग लेता है उसे रजिस्टर्ड कराना है। एफसीआरए जो आपका अकाउंट होगा, उन्होंने एक बैंक भी निर्धारित कर दिया है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी ब्रांच न्यू दिल्ली में, इसमें है आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा। बाकी किसी बैंक में इंडिया के अंदर आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये है। अब जो पैसा आता था, जैसे विदेश से पैसा आया, 100 रुपये आया विदेश से, मैं इसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे विदेश से आपके पास कितने रुपए, आपके पास 100 रुपये विदेश से आए, तो उसमें पहले क्या था कि आप उस 100 रुपये का, एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसका 50% आप किस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका एक्सपेंसिव है, मतलब कि जैसे आपने पूरी एक एनजीओ है, एनजीओ 50 लोग काम करते हैं, उनका खर्चा भी आता है ना, कंप्यूटर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑफिस का। तो वो क्या करते थे पहले, क्या बार लिमिट थी 50% आप अपना पैसा किस में, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर सकते थे। तो क्या दिखाते थे, ज़्यादा पैसा दिखाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, पर गवर्नमेंट ने उसको घटा के 20% कर दिया है। तो आप 100 रुपये आपके पास जैसे बाहर से आ रहे हैं, तो आप 20% ही उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव के लिए। तो ये है। फिर द एक्ट अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू परमिट ए पर्सन टू सरेंडर देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कुछ करता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना होगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर बताया गया। कुछ और न्यू गाइडलाइंस है, इसे वाइडनिंग स्कोप किया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। इसमें क्या है कि इशू किया गया रेगुलेशन, जो डोनेशन होगी गिवन बाय द इंडियन रुपीज़ बाय एनी फॉरेनर, और जो सोर्स आपको पैसा देता है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, एज ए फॉरेन के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। वो भी एक तरीके से, जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ, चाहे मैं OCI होल्डर हूँ या फिर मैं PI होल्डर हूँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब तो सब एक ही हो गया, दोनों को एक कर दिया गया। तो मैं अगर विदेश से पैसा भेजता हूँ और रुपीज़ की फॉर्म में भेज रहा हूँ वो पैसा, तो भी वो पैसे को एज ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा, ना कि वो लोकल उससे देखा जाएगा। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड, जो FATF है आपकी, जो फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स है जो डेवलप की गई थी, वो क्या चेक करती है? मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, कोई टेररिज्म फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, उसको चेक करती है। उसकी कुछ गाइडलाइंस है, उसको भी इसमें क्या किया है, उसके भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उसको भी मैंडेटेड किया गया है कि उसकी भी जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करना होगा एनजीओ को। तो ये भी इनमें ऐड किया गया है।
उसके बाद और चीज़ें क्या है, कुछ और भी रूल है, मैंडेटरी जो रूल है कि आपको जो बैंक में होना चाहिए, जो आपका पैसा आ रहा है, जैसे सेंट्रल बैंक की SBI की ब्रांच में आया पैसा, तो उस बैंक को भी विदिन 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन भेजना होगा कि कैसे कैसे कितना पैसा विदेश से फंडिंग आया है हमारी कंट्री में। कुछ प्रिस्क्राइब्स बैंकिंग चैनल्स दिए गए हैं। सितंबर 2020 का आया था फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था पास बाय द पार्लियामेंट। न्यू प्रोविज़न में क्या है डेट मैंडेटरी है ऑल द NGO के लिए कि रिसीव करना फॉरेन फंडिंग किसी भी जगह से आ रहा है तो एक ही अकाउंट में आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली वाली ब्रांच में। बस एक ही बैंक और एक ही ब्रांच रखा गया। इससे क्या फ़ायदा होता है, ईजी टू मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे पैसा आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, पता लगेगा 70 बैंक में पैसा आएगा नहीं, अब एक ही ब्रांच में एक ही बैंक में आएगा, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि कैसे कैसे वर्क करना है। ऑल द जो NGO हैं वो सीकिंग करेंगे कि जो फॉरेन फंडिंग डोनेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि एक ही ब्रांच में आ रहा है तो खुदा कुछ उससे फ़ायदा होगा। रीज़न ऑफ अब ये रेगुलेशन लाई क्यों गई है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारा इन्फ्लो होता था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता था, विदेशों से पैसा आता था, चीज़ें आती थी, तो कभी कभी वो गलत कामों के लिए यूज़ होती थी, कभी कभी वो चीज़ों में गलत चीज़ों के लिए यूज़ होती थी। उसको सबको चेक करने के लिए और टाइट बनाया गया है। रिसेंटली क्या है कि यूनियन जो मिनिस्ट्री अपनी होम अफेयर जो है उसने क्या सस्पेंड किए लाइसेंस बहुत सारे NGO के। क्यों किए, क्योंकि वो उस पैसे का यूज़ रिलीजन कन्वर्जन के लिए यूज़ करे। जैसे कोई आपकी क्रिश्चियन मिशनरी है, वो पैसे का बाहर से उसे विदेशी फंडिंग हो रही है और वो पैसे को यहाँ रिलीजन कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे काम को रोका जा सके। कोई टेररिज्म के लिए या फिर कोई इंटरनल जैसे हमारे इंसर्जेंसी हैं, जैसे नक्सलाइट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सब चीज़ को कंट्रोल किया जाए। और रिसेंटली इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है, अगर कोई ऐसा पकड़ी जाती है, कोई ऐसी चीज़ पकड़ी जाती है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, जो पूरी चीज़ पे एक्टिविटी पर नोट करेगी पैसा अगर गलत चीज़ के लिए यूज़ हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज इनहेंस किया पाए, ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस हो पाए और अकाउंटेबिलिटी जो है मतलब फिक्स हो पाए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसे रेगुलेट हम चीज़ों को करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे NGO पे तो असर जाएगा ना, कुछ को पास नहीं ले पाएंगे, कोई रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे NGO हैं, तो हम देखेंगे NGO का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे इंडिया में, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिर कंट्रोवर्सी क्या है इससे रिलेटेड, एक तो कोई स्कोप डिफाइंड नहीं है, कैसा पैसा प्रोहिबिट किया आपने, कौन सी रिसिप्ट को आप प्रोहिबिट करेंगे, ठीक है ना, आपने प्रॉपर्ली क्लियर बताया नहीं गया। कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं है। फिर लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट, कहीं ना कहीं ये आपकी चीज़ों को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसी ने कोई एसोसिएशन बनाई है, NGO बनाया है, उसको मतलब आप तो एक तरीके से रोक रहे हो, तो आर्टिकल 19(1) का कहीं ना कहीं इसमें वायलेशन देखा जाता है। अब आपको सोचना होगा कि NGO इंडिया में क्या क्या काम करते हैं। एक मैंने इससे आंसर राइटिंग फॉर्म में देखा है, वाई हैव NGO बीन कॉन्ट्रोवर्शियल इन इंडिया, हाउ शुड NGO रेगुलेट। NGO रेगुलेट तो हम देख चुके हैं, FCRA एक्ट से वो रेगुलेट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है NGO एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन परस्यूइंग द एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक्टिविटी टू मतलब कि रिलीफ सफरिंग टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब है ना, जैसे कोई स्कूल्स है, गांव में स्कूल्स अभी बंद पड़े हैं, तो NGO वाले गांव गांव में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो एक तरह से सर्व करते हैं अपलिफ्ट करने के लिए नेशन को, ताकि नेशन अपलिफ्ट हो पाए। तो ये NGO का क्या क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसमें पढ़ेंगे। एक तो लास्ट माइल डिलीवरी जो गवर्नमेंट सर्विसेज रहती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं ये NGO, इम्प्लीमेंट हेल्प करते हैं, हेल्प करने में गवर्नमेंट सर्विसेज को। ये वॉइस है, मतलब कि वर्नेबल सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का, जैसे आपके पुअर हो गए, वुमेन हो गए, LGBTQ हो गए, उनको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। सोशल ऑडिट करते हैं चीज़ों का, फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम को कैसे वो वर्क कर रहा है। तो मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है बिकॉज ऑफ उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हर जगह चीज़ में दो पहलू होते हैं ना, कहीं कहीं गलत चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं उन गलत चीज़ों की वजह से जो अच्छे NGO काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं नीचे चले जाते हैं। और भी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट चैलेंज है, डेवलपमेंट, जैसे ग्रीन पीस इंडिया ने बोला है, कम्युनिकेशन मतलब डे हारमनी है अंदर लोगों के, रिलीजन कन्वर्जन जो कराते हैं NGO, जैसे जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन था, ये भी इस काम में विलुप्त पाया गया, इसको भी गवर्नमेंट ने बैन किया इस वाले NGO को। तो कुछ NGO की वजह से जो अच्छे NGO जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका हार्म पहुंचता है। तो उसको मतलब कि टाइट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे रूल्स लेके आई है। अब इसमें से कुछ पॉइंट आपको याद रखना है जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे MHA सारी चीज़ देखता है, MHA के बाद सारी चीज़ देखता है, आप फंडिंग जो आएगा उसमें एक्सपेंडिचर का
20% ही यूज़ कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव में। SBI ब्रांच में आपको अपना खाता खुलवाना होगा और आपका सर्टिफिकेट कभी भी वो कैंसिल कर सकते हैं उन्हें लगेगा तो। FATA के जो नॉर्म्स हैं उनको मतलब आपको मानने होंगे। जो कंट्रीब्यूशन बाहर से आ रहा है चाहे रुपीज़ की फॉर्म में आ रहा है उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के टाइम में गिना जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपके बैंक हैं, जो बैंक में पैसा आया तो बैंक को 48 आवर के अंदर रिपोर्ट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कहाँ से विदेश से फंडिंग आया ये वाला। और ये जो सारे NGO को, जितने भी सारे NGO हैं, सबको अपना खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच में खुलवाना होगा ताकि पता लग जाए उन चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं। दूसरी जो आता है एडिटोरियल आता है वो आता है मैसेज फ्रॉम द IFCC रिपोर्ट। देखो मैं कई बार बता चुका हूँ IFCC रिपोर्ट के बारे में क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात यही करता है जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो कहीं ना कहीं 1.2 डिग्री हो चुका है। और ये बोल रहे हैं आने वाले 20 साल के अंदर आपका 1.5 डिग्री जो इन्होंने बोला था यहाँ तक संभाल लो, उससे ऊपर निकल जाएगा। और एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जब ये एंड ऑफ दिस सेंचुरी होगा तो कहीं ना कहीं 2 डिग्री जो सेल्सियस इन्होंने बोला है उसको भी क्रॉस कर जाएगा। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसके कारण ये सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है IFCC की, ये 6ठी रिपोर्ट है। इससे पहले 5 रिपोर्ट ऑलरेडी निकल चुकी है और एंड ऑफ दिस ईयर 2 रिपोर्ट और आने वाली है। वो क्यों? क्योंकि IFCC के 3 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप वर्किंग ग्रुप होते हैं। अभी पहले वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, 2 वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और आएगी। तो इसमें यही बताया गया कि 6th रिपोर्ट है, उसका नाम क्या है? क्लाइमेटिकल चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ये रिपोर्ट है। और 26 कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपकी COP26 बोलते हैं UNFCCC की, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसकी बात की जाएगी। मतलब उससे पहले रिपोर्ट आई है उसमें बात की जाएगी। जो आपका टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है जो मैं आपको बता चुका हूँ प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। इससे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? जो आपका मीथेन, कार्बन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशन और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी मोर फ्रिक्वेंटली आने वाले कुछ सालों में। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आप लगा सकते हैं। जो मेजर फंडिंग है रिपोर्ट की वो एयर पॉल्यूशन रिडक्शन के लिए है। क्लाइमेटिकल चेंज मिटिगेट कैसे करें? कंटेम्प्रेरी गोल्स हैं रिक्वायर्ड टू इंडिपेंडेंट इफेक्ट प्लेन होंगे शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में। आपको क्लियर मैसेज करना होगा कि आप कब तक नेट जीरो कर पाएंगे, जो इमिशन आप कर रहे हो उसे नेट जीरो पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपके बारे में वर्क आपको करना होगा कि जो वर्ल्ड फेस आज टू जो क्राइसिस फेल कर रहा है क्लाइमेटिकल चेंज के, उसको आपको देखना होगा, ठीक है ना। कम से कम इन्होंने एक लिमिटेशन लगाई है कि रिमेनिंग कार्बन बजट 1.5 डिग्री आपके स्ट्रिंजेंट है कि मेयर भी 5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एवरी चांस टू कीप द लिमिट। कहीं ना कहीं आपको करना होगा, उसको लिमिट जरूर करना होगा अगर आपको अपनी कंडीशन अच्छी देखनी है। कहीं ना कहीं G20 कंट्री को साथ आना होगा, इंडिया को भी कहीं ना कहीं वर्क करना होगा। इंडिया ऑलरेडी कम करता है, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल मतलब इमिशन में वो मात्र 5% है, पर फिर भी इंडिया को कहीं ना कहीं इस पर भी काम करना होगा, फोकस इस चीज़ पर करना होगा IFCC की रिपोर्ट पर सोचते हुए। अब ये IFCC है क्या, इसके बारे में बताऊंगा, इस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो रिपोर्ट में आया है। IFCC ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है क्लाइमेटिकल चेंज और फिजिकल साइंस बेसिस। इस पर बेसिस और जोड़ लेना, ये इसका नाम है रिपोर्ट का, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अंदर है क्या, ये रिपोर्ट किस चीज़ की है? 6th रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज IPCC की है, 6th रिपोर्ट है। और ये कैसे निकाली गई है? साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके इन रिपोर्ट को निकाला गया है, जिसमें मेन प्रॉब्लम जो प्रेजेंट, पास और फ्यूचर में क्लाइमेटिकल चेंज की आने वाली वो इस रिपोर्ट में रखी गई हैं। और मतलब ह्यूमन कॉज की वजह से कितने इमिशन हो रहा है वो सब इसमें रखा गया। हाईलाइट किया गया वेदर एंड क्लाइमेटिकल इवेंट जो हो रहे हैं, जैसे एक्सट्रीम हीट आपने देखी होगी US के अंदर, इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल जो हमारे साउदर्न कंट्री में हो रहा है, फायर कंडीशन आगे लग रही है जगह जगह पर, ड्रॉट आ रहा है, तो ये सारा इसके अंदर रखा गया है। जो टेम्परेचर ऑलरेडी हम ये बोल रहे हैं कि बहुत क्लोज है 1.5 डिग्री के, और 1.2 तो रिपोर्ट ने बता ही दिया कि 1.2 तो बढ़ चुका है और 0.3 डिग्री और बढ़ना है, तो इसको तो हम क्रैक कर ही जाएंगे। इसे तो किसी भी फॉर्म में हम नहीं रोक पाएंगे, पर हमें कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने क्या करना होगा, जो ग्रीन हाउस का एमिशन हम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं 2030 तक आधा करना होगा। अगर आपको स्थिति को कंट्रोल में लाना, जितना भी कर रहे हैं उसको आधा करना होगा, और 2050 तक पूरी तरह से नेट जीरो करना होगा आपको। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? क्या प्रोडक्शन पूरा रोक दे? नहीं, ये इनका मतलब नेट जीरो का मतलब है जैसे आप 10 टन क्या कर रहे हो, इमिशन कर रहे हो, तो आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आओ, चाहे एफॉरेस्टेशन करो, रिन्यूएबल एनर्जी लाओ, कुछ भी लाओ कि
कि 10 टन आप क्या कर पाओ, उसे मतलब कंज्यूम कर पाओ, कि आपके जो प्लांट्स हैं वो कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन प्राप्त कर दें। तो आपको नेट जीरो करना होगा 2050 तक, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग कैन बी स्टॉप, उसको एक तरह से ख़त्म करना होगा। बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे वर्ल्ड पूरी जो मेजर चीज़ें हैं वो फेस कर रहा है। कुछ मेजर कंसर्न्स हैं इस रिपोर्ट के जो आए हैं ड्रास्टिक वे में, जैसे आपके आर्टिक सी जो है उसमें मतलब कि आई से लोएस्ट लेवल मोर देन 150, जो उसका आर्टिक सी है ना, आपकी आर्टिक सी ऊपर वाली सी है जिसमें उसमें कंडीशन दिखाई दी है, कहीं ना कहीं लोएस्ट लेवल पे कहीं आइस बचा है, उसमें इतना मेल्ट हो चुका है। सी लेवल राइज कर रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जिससे बहुत सारी कंडीशन, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं आपके, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गए, आपके लक्षद्वीप हो गए, अंडमान निकोबार, सेशल्स हो गए, कॉमोरोस हो गए, ये सारे आइलैंड्स हैं, ये कहीं ना कहीं पानी के अंदर समा जाएंगे। ग्लेशियर्स आर डिक्लाइन एट द रेट, मतलब कि आप सोच नहीं सकते ग्लेशियर इतनी स्पीड से पिघल रहा है। तो यही आवर नीड ऑफ आवर क्या है कि हमें अपनी सब कंट्री को, सारी दुनिया की जितनी भी कंट्री हैं उनको कंसर्न्स मानना होगा, सोचना होगा। ये बहुत बड़ी दुविधा में हम फंस जाएंगे। हमें लिमिट करना होगा, अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम रखना होगा। यूनाइटेड स्टेट जो कमिटेड है 52% जो इमिशन कर रहा है उसको कम करना होगा 2005 के लेवल पर। 2030 तक उसे बिल्कुल ही नेगलेक्ट चीज़ों को करना होगा। गवर्नमेंट ट्रैक्टली क्लाइमेट क्राइसिस को अपने बिल्कुल बजट में ऐड करना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी में लाना होगा, बिल्कुल करना होगा। एज कंट्री प्रिपेयर फॉर द 26 यूनाइटेड क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है आपकी गर्ल्स गो में, वो जब कॉन्फ्रेंस होगी तो सब कंट्री को आगे उसमें कमिटमेंट कहीं ना कहीं अपनी देनी होगी। 3 स्टेप है, सॉल्व कर सकते हैं क्लाइमेटिकल। एक तो रैपिड कट करो आप इमिशन का, जो इमिशन आप कर रहे हो उसको बहुत कम करो। जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल का आप यूज़ करते हो उसको बिल्कुल ही डिक्लाइन करो। स्टॉप करो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना बंद करो, रिड्यूस करो लैंड यूजेस इम्पैक्ट, ठीक है ना, जैसे आप क्या करें फ्रॉम मीट, डेयरी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रोटेक्ट करो, रिस्टोर करो नेचर को दोबारा से, पार्टनरशिप विद लोकल एंड इंडिजीनियस पीपल। जो लोग हैं वो आगे आए, जो फॉरेस्ट के लोग हैं आगे आए और वो कंट्रीब्यूट करें कि एफॉरेस्टेशन के साइड मूव करें, ताकि आप पार्टिसिपेट कर सको रिस्टोर करने के लिए नेचर को। और भी कुछ कंसेंसस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आईपीसीसी है क्या, क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट है तो आईपीसीसी है क्या। इंटर गवर्नमेंटल पैनल एंड क्लाइमेटिकल चेंज, एक तरह से इंटरनेशनल बॉडी है, साइंस रिलेटेड क्लाइमेटिकल चेंज रिपोर्ट रखती है, मतलब कि साइंटिफिक वे में रिपोर्ट बनाती है, कोई ऐसे नहीं अपने बद के। और इसको सेटअप किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1988 में इसको सेटअप किया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है WMO एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इन सब ने इसको एक तरह से बनाया था। इन्होंने असेसमेंट करके साइंटिफिक बेसिस पे जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके लिए इन्होंने आईपीसीसी को बनाया था। तो WMO और UNEP का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। अब ये आईपीसीसी करता क्या है, ये असेसमेंट करता है, साइंटिफिक बेसिस पे असेसमेंट करता है गवर्नमेंट ऑल द लेवल पे, डेवलपमेंट क्लाइमेट का रिलेटेड पॉलिसी कैसे रखनी है, क्या नेगोशिएशन करने हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें क्या क्या एजेंडा होने चाहिए, इन सब चीज़ों को तैयार ये करता है, पूरी रिपोर्टों का असेसमेंट करता है। हर फ्यू ईयर, अबाउट 7 ईयर जो आईपीसीसी है ये प्रोड्यूस करता है, असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है और मतलब एक तरह से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक इवैल्यूएशन करता है चीज़ों का ये, उसके बाद ये रिपोर्ट निकालता है पूरी अच्छी तरीके से। जो इसकी अब तक 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं, 6ठी ये आई है, इसका पहला पार्ट आया। तो इससे पहले ये रिपोर्ट सारी निकाल चुका है, सन 1990 से कहीं ना कहीं रिपोर्ट निकाल रहा है और इसकी रिपोर्ट कंटिन्यूसली आ रही है। असेसमेंट रिपोर्ट इसके 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं। देखो, वर्किंग ग्रुप 1 जो डील करता है साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज, वर्किंग ग्रुप 2 लुक आउट करता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ, वर्नेबिलिटी क्या हुई, अडेप्टेशन इशू क्या क्या है, वर्किंग ग्रुप 3 जो डील करता है कि एक्शन क्या क्या लेने हैं हमें क्लाइमेटिकल चेंज को कम करने के लिए। तो अभी फर्स्ट वाले पार्ट की रिपोर्ट आई है, 2 की आनी अभी बाकी है। और आप इधर देखेंगे जो इधर माइंड मैप से ऐड किया है इसमें भी यही है कि ये है 6 रिपोर्ट इसकी आई है, क्लाइमेटिकल चेंज इम्पैक्ट। इसके ऊपर बैकग्राउंड क्या है कि WMO का और UNEP का ये पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट को ऑल 3 लेवल पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। UNFCCC का जो होती है मीटिंग, जो होती है 154 स्टेट कंट्रीज़ के अंदर है, जो स्टार्ट हुआ था 1992 से, आपके रियो डी जेनेरियो से जो स्टार्ट हुआ था, उसको भी ये कहीं ना कहीं चीज़ों में असेसमेंट करता है, बताता है क्लाइमेटिकल चेंज की ये प्रॉब्लम है। आईपीसीसी डज नॉट मॉनिटर द क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिना, ये कोई मॉनिटर नहीं करता, ये बस एक साइंटिफिक वे में रिपोर्ट निकालता है। ये आपकी कंट्री से जो आपकी मिनिस्ट्री है उसी से कुछ डाटा लेगा, उसके असेसमेंट करके रिपोर्ट निकालता है। IFCC पब्लिश करता है क्लाइमेटिकल असेसमेंट रिपोर्ट अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेटिकल चेंज, UNFCCC के अंडर ही अपनी रिपोर्ट को असेसमेंट करके बाहर निकालता है। तो ये कुछ सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको याद रखने हैं। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम
अदर बैकवर्ड कास्ट। अभी क्या है, जो पवार साहब हैं जो आपके महाराष्ट्र में एनसीपी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने बोला है जो आप कैपिंग सिस्टम है 50% जो कैपिंग सिस्टम है कोटा का, उसको कहीं ना कहीं हटाइए और स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए कितना वो अपने स्टेट में देना चाहता है कोटा, ठीक है ना। क्योंकि एक केस आया था इंदिरा सुहानी केस में कैपिंग लगाया गया था कि आप कोटे को जो इतना भी कोटा है उसे 50% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ऐसा ओबीसी के ऊपर बात चल रही है क्योंकि मराठा अपना कोटा मांग रहे हैं और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कम्युनिटी अपना कोटा मांग रही है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया। हमें पढ़ना है पूरा, जहाँ जहाँ से मतलब ये चीज़ें पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामाइन किया है कि 50% का रिजर्वेशन सेट किया था मंडल केस के अंदर 1992 में, ऑल्सो नोन एज इंदिरा सुहानी केस उसको बोला जाता है, और एग्जामाइन किया था मतलब कि जो कोटा था कि बढ़ाया जाए कम किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो मराठाओं को रिजर्वेशन दिया था वो कहीं ना कहीं 50% का कैप है उसको उससे ऊपर जा रहा था, उसको कर्व करने के लिए वो डिसमिस कर दिया था उनका कोटा। तो अब दोबारा से वही सारी फील्ड दोबारा स्टार्ट हो गए, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे बिल पास हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये भी बात उठी है कि कहीं ना कहीं क्योंकि अभी जो बिल पास हुआ है ओबीसी का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे दी गई है, किसी भी कम्युनिटी को स्टेट लेवल पे वो कोटा प्रदान कर सकते हैं, उनको खुली छूट दे दी गई है। तो इस मुद्दे पर भी बात उठी, ये 50% की कैपिंग है इसको भी हटाया जाए। तो यही सारे इशू चलते आ रहे हैं। 2018 में 60% रिजर्वेशन दिया गया था मराठा कम्युनिटी को जॉब में और एडमिशन प्रोसेस के अंदर। मराठा रिजर्वेशन वायलेट कर गया था, 50% की जो सीलिंग लगाई थी इंदिरा सुहानी केस में उससे ऊपर निकल चला गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट रिड्यूस करती है, मराठा रिजर्वेशन को कैंसिल कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वाले वायलेशन को हम सुप्रीम कोर्ट की जो वायलेशन था उसके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एक वो कर रहा था। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। हमारे ये प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, एम टू क्रिएट द सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज एन मतलब कि एस्पेक्ट ऑफ द सोशल जस्टिस, कि वीकर सेक्शन को देना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है। फिर जो हमारा पार्ट 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द सेंट्रल एंड वो भी कहीं ना कहीं फेवर करता है रिजर्वेशन के लिए, ये है। जो हमारा आर्टिकल 15 और 16(4) है वो भी कहीं ना कहीं फेवर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकवर्ड है, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो ST/SC के मेंबर है उन सबको। फिर आर्टिकल 330 और 332 प्रोविज़न जो है स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन देता है थ्रू द रिजर्वेशन फॉर ST/SC, रिजर्वेशन प्रोवाइडिंग बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव जो आपकी रिस्पेक्टिवली हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर वुमेन का तो नहीं है रिजर्वेशन, ST/SC का तो अभी भी है। तो सब चीज़ों को आर्टिकल 243D और 233T ये रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड करता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी रिजर्वेशन जो ST/SC का। ये मैंने आपको कल क्या पढ़ाए थे, कंपलसरी प्रोविज़न पढ़ाए थे मैंने आपको, जो पंचायती राज के लोकल गवर्नमेंट के, और वॉलंटरी भी पढ़ाए थे। अब जो ये वाले जो हैं ST/SC के कंपलसरी के अंदर आते हैं, वुमेन का जो 33% कोटा है वो कंपलसरी के अंदर आता है, वॉलंटरी के अंदर OBC का आता है, तो इसलिए वो ऐड नहीं किया गया इसमें OBC वाला। अब ये रिजर्वेशन इंडिया है क्या, तो पावर मिलती है कि आर्टिकल 340 से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, BP मंडल एक कमीशन बनाता है, OBC के बारे में पढ़ा रहा हूँ। बैकवर्ड क्लास जो है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए 1978 में, ऐसा कुछ होता है। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट लेके आती है और ये बोलती है 27% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब फॉर द बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को देना चाहिए, और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं 52% जो पॉपुलेशन है वो OBC की कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है। तो सब मंडल कमीशन बनाया गया 1978 प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, तो इसने 70% की मांग की, और जो 52% पॉपुलेशन है OBC की उनको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन एक्सेप्ट की गई 1990 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। रिजर्वेशन इन इंडिया राइजेस टू 49% जो टोटल हो गया, क्योंकि ST/SC का ऑलरेडी था 27.5%, सॉरी 22.5% दोनों का, ST/SC का इतना 7.5 और 15, फिर 27 OBC को मिल गया, तो कहीं ना कहीं 49 तक ये पहुंच गया था पूरा आपका कोटा। 991 में क्या बात होती है कि चलो ये तो हम दे रहे हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, EWS का कोटा भी देंगे 10%, पर ये क्या 50% से 10% ज़्यादा हो गया था। तो क्या करती है, इंदिरा सुहानी का केस आता है, केस चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, बार लगा देती है 50% से ऊपर नहीं जाएगा, और EWS कोटे को ख़त्म कर देती है। देखो पहले भी EWS आया था, और अभी बीजेपी गवर्नमेंट वो EWS लेके अब क्यों ख़त्म नहीं किया, तब क्यों ख़त्म किया था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए वो ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि जब
103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 2019 में, और हमने 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। तब इंदिरा सोहानी केस को क्यों अपील हुई, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया? क्योंकि हमने कुछ अमेंडमेंट किए थे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर। उन अमेंडमेंट को हमने चेंज करके उसके बाद हम बढ़ा सकते थे, जो कैपिंग है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते थे, इसलिए 60% कैपिंग हमने हो गई थी, क्योंकि 50 ऑलरेडी था, 10% EWS से दे दिया गया था। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो EWS के लिए है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया। सो अब सिस्टम पूरा कैसा है, अब 59.5% टोटल मिल गया कोटा। तो ये कहीं ना कहीं जो कैपिंग सिस्टम था इंदिरा सोहानी केस का वायलेशन करता है, पर नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया था, चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो उस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई थी। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए रिजर्वेशन अबव 50% सीलिंग। अब ये क्या है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट कर रही है लॉ, वायलेट करता है रिजर्वेशन सीलिंग को, क्योंकि 103 तो ऑलरेडी आपको पता है 10% मिला है, तो 50% की सीलिंग से तो ऊपर ही चला गया। कुछ एक्सेप्शनल केस है, एक तो ये वाला हो गया। और तमिलनाडु इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर 50% से ऊपर सीलिंग से है, 69% है वहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है। वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले दे दिया था और उसको 9 शेड्यूल के अंदर रख दिया था। और जो आपका फैसला आया था, आपने सुना होगा, आपको केशवानंद भारती केस 1973 का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि हम जो 9 शेड्यूल के अंदर चीज़ें रखी गई हैं उस पर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उससे पहले जो चीज़ हुई हो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और उसके जो बाद चीज़ होंगी उस पर हमारा कहीं ना कहीं अधिकार उसके अंदर है। तो जो तमिलनाडु का कोटा था वो पहले से ही कर दिया गया था, 9 शेड्यूल के अंदर रख दिया गया था, तो उसके ऊपर उसे चेंज नहीं किया गया। फिर उसके बाद EWS, 2 ही हैं अभी तक, 2 ही चीज़ें हुई हैं, बाकी किसी भी स्टेट में 50% से ऊपर कोटा नहीं गया है। ये है लॉ प्लेस इन 9 शेड्यूल। अगर कोई लॉ को 9 शेड्यूल में रखा जाए, कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो ये मैंने बताया, द कोर्ट IR एक कोहिलो का केस था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस जो हुआ था कि 9 शेड्यूल में वायलेशन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है येट टू डिसाइड द केस तमिलनाडु रिजर्वेशन लॉ। तो इस पर सब पे बात हुई, पर उन्होंने क्या बोला कि हम बेसिक स्ट्रक्चर की जो हमने डेफिनेशन थी वो कब से फॉलो की हमने, वो भी केशवानंद भारती केस से। उससे बोलता है उससे पहले कुछ भी हुआ हो, जो केशवानंद भारती केस के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हरियाणा छत्तीसगढ़ लेके आई, हरियाणा में जाटों के लिए छत्तीसगढ़ में लेके आई, 50% से ऊपर कोटा लेके गई। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फिर रोक लगा दी। फिर जो पटेल्स हैं गुजरात के वो भी आए, जाट्स आए हरियाणा के, कपूस आए आंध्र प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं 50% को ब्रीच नहीं किया गया। बार बार एक ही केस पे जाके चीज़ें अटक जाती थी। तो यही हुआ जुडिशियल आपकी इंटरवेंशन है, रिजर्वेशन है पॉलिसी। स्टेट ऑफ मद्रास श्रीमती चमकापन आपका दुर्राजन का केस था, इसमें भी कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वायलेशन करता है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है चीज़ों को, तो ये सारे केसेस आते रहे। फिर बालाजी स्टेट ऑफ मैसूर का केस है 63 में, ये आए, इसमें कि 50% की वही रिजर्वेशन की बात हुई। इंदिरा सोहानी केस आए, कैपिंग लगा दी गई, अनलेसली मतलब आप नहीं दे सकते, ये कैपिंग लगा दी गई। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसमें क्या हुआ, जो रिजर्वेशन ST SC को उसको प्रमोशन दिया गया, प्रमोशन में भी ऐड किया गया, मतलब प्रमोशन में भी उनको मिलेगा कि रिजर्वेशन मिलेगा कि उन्हें कि प्रमोट, अगर 2 आदमी ऑलरेडी जॉब में हैं उन्हें प्रमोट करके उन्हें मतलब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया। फिर नंद राजा केस आया यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में, कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मतलब जो 77 जो आया था इसको चेक किया और ऑल्सो मेंशन किया कि सर्टेन कंडीशन टू बी मेंटेन सच रिजर्वेशन। अगर आप प्रमोशन में आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो कुछ चीज़ आपको देखनी है। रिजर्वेशन पॉलिसी नॉट अफेक्टेड ओवरऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, उसको अफेक्ट ना करें। रिजर्वेशन एप्लीकेबल ओनली व्हेन द ST SC नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है, 77 वाला केस आया, इसने क्या किया, ST SC कम्युनिटी को रिजर्वेशन में भी मतलब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया। इसके खिलाफ इंदिरा सोहानी मतलब कि आपके नागा राजा केस है वो चला गया 2006 में, और उसने बोला कि वायलेशन करता है राइट टू इक्वालिटी का कहीं ना कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ठीक है आप दो, पर उससे कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो एफिशिएंसी है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर ST SC कम्युनिटी की किसी डिपार्टमेंट में मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन कम है तो आप दे सकते हो प्रमोशन के अंदर, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो ये सारी कुछ चीज़ें आई। अब जो आर्ग्यूमेंट है इन सपोर्ट करते हैं 50% जो रिजर्वेशन कोटे को,
उसको चेंज करना चाहिए। वो क्या आर्ग्यूमेंट है? एक तो इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओबीसी जो है 52% जो टोटल पॉपुलेशन है, ओबीसी में कम से कम 3273 करके कम्युनिटी आती है, मात्र 10 से 12 कम्युनिटी को ही फ़ायदा मिलता है और बाकी को नहीं मिलता उसकी। फिर जो रिजर्वेशन लीड टू इंक्लूजन, मतलब जो रिजर्वेशन चीज़ है, मतलब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों में रिजर्वेशन पॉलिसी में भी, मतलब कि सेक्शन सोसाइटी नाउ गेटिंग ड्यू टू द रिकग्नाइजेशन, मतलब जॉब, सबको जॉब चाहिए ना आज की तारीख में, तो उसके लिए भी। फिर जो सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं लोगों को कम मिला है, अभी तक लोग नहीं उभर पाए हैं, उस सब चीज़ को रिजर्वेशन इन सब चीज़ को फेवर करता है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है? क्योंकि रिजर्वेशन आज की तारीख में क्या है, पॉलिटिकल चीज़ें बन गई हैं कि मेरी कम्युनिटी क्या, मैं हूँ ओबीसी का, मुझे लीडर बनाओ, हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे और आप हमें वोट दो, ये बन गया। और कम्प्लीटली नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल, आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, कास्ट बेस मत करो, आप सोशल इकोनॉमिकल बेसिस दो, जो गरीब है उनको उठाओ। ये नहीं कोई अमीर है एसटी एससी कम्युनिटी का, उसके पास उसके पूरा खानदान सरकारी जॉब में, उसको रिजर्वेशन क्या ज़रूरत है? तो ये फिर अगेंस्ट आता है कि मेट्रोक्रेसी, मतलब क्या है कि रिजर्वेशन जो है अगर आप अवॉप करते हो तो अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से बिछड़ेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। सजेशन क्या देते हैं कि जैसे जस्टिस रोहिणी कमेटी बनी थी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, मतलब क्या है कि ओबीसी के अंदर इतनी सारी कम्युनिटी आती हैं, उसमें से ये निकालो कि किस कम्युनिटी को अब तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया, तो क्या करो, ओबीसी का ही सब कैटेगराइजेशन कर दो और उन कम्युनिटी को आगे लेकर आओ जिनको अभी तक नहीं मिल पाया, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। इन्होंने ये बोला है। और ये बोला है कि जो आपका रिजर्वेशन अचीव करना, जो आपका रिजर्वेशन चीज़ें हैं, वो सिटीजन कंडीशन, कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन देना बंद करके आप चीज़ों को एक तरह से जो इकोनॉमिकल बेसिस चीज़ों को बनाओ। ये सारी चीज़ों में बात की है। रिजर्वेशन जो था एक टेम्परेरी पॉलिसी मेजर था, ये नहीं थे परमानेंटली आप इसको चला के लेके आए, ये सब चीज़ों नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। सोशल जस्टिस हैज़ टू बी अचीव विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द efficiency of the long run, so it is time the government to move beyond the reservation and caste along, मतलब उससे आगे निकल के आप और चीज़ों पे ध्यान दो। सारा जो बेसिस है ना वो कास्ट बेसिस है कि ओबीसी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है तो ओबीसी कम्युनिटी का लीडर होना चाहिए, उनको ज़्यादा लाभ मिलने चाहिए, तो ऐसे ऐसी चीज़ें चलती हुई आती हैं। तो हमने इसे क्या पकड़ना है? देखो ये तो सारे हो गए मीन्स के टॉपिक, पर मैंने कुछ आपको केसेस बताए हैं, केसेस को ध्यान रखना है। जैसे आपका नागराज का केस बताया, उन्होंने जो प्रमोशन के लिए था उसमें 2 कंडीशन डाली। 77 मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताया प्रमोशन के देने के लिए। इंदिरा सुहानी केस बताया कैपिंग के लिए 50%, ये आपको याद रखना है। और ये केस मत रखना, ये मद्रास, ये जो मैंने और केस बताए हैं। कोहिलो वाला केस बताया, इसने वायलेशन जो बेसिक स्ट्रक्चर का हुआ है उसके ऊपर आया था कि जो फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा है, ये बार मैंने आपको केस बताया। और इधर आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अभी आपको EWS वाला रिजर्वेशन है, कौन कौन लोग ले सकते हैं। आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, 95% पीपल इसके अंदर आते हैं, बहुत बड़ी बात है। हैव एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 86% लोग इसके अंदर आते हैं भारत के अंदर, ठीक बात है। आपके पास मतलब कि जो हाउस है हैव स्मॉलर देन है 1000 स्क्वायर फीट से आपका घर कम होना चाहिए, 80% लोग आते हैं। जो रेसिडेंशियल जो प्लॉट है आपके पास 100 यार्ड का म्यूनसिपैलिटी भी ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उसका कोई डाटा ही नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस है। आपके पास रेसिडेंट प्लॉट है नॉट लेस देन 20 यार्ड इन नॉन म्यूनसिपैलिटी एरिया में, म्यूनसिपैलिटी में 100 यार्ड से कम का ज़्यादा सा नहीं होना चाहिए, नॉन म्यूनसिपैलिटी में 20 यार्ड से ज़्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए। आपके पास जो हाउस आपका 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, और 5 एकड़ से ज़मीन आपके पास एग्रीकल्चर ज़मीन कम होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है अगर आपको EWS कोटे का सर्टिफिकेट बनवाना है तो। आगे चलते हैं। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपके एजेंसी बार। अभी क्या हुआ है, अफ़गानिस्तान में इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तालिबान हुकूमत बना रहा है। अब तालिबान को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, सबको पैसा चाहिए। अब तालिबान किस पे जोड़ देगा? वो जोड़ देगा क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, हीरोइन, मतलब वो क्या करेगा, ड्रग अपने यहाँ ओपीएम की खेती करना स्टार्ट करेगा, इन सब चीज़ों को फिर दूसरे देश में इलीगली सप्लाई करेगा, उससे पैसा कमाएगा। तो एक तरह से ड्रग की जो चीज़ें हैं वो मेजर सोर्स रेवेन्यू का तालिबान कहीं ना कहीं यूज़ करेगा, क्योंकि कोलैप्स हो गई है अफगानिस्तान इकनॉमी, पूरी कोलैप्स है ऑलरेडी। तो तालिबान को हैवी मेंटेनेंस करने के लिए, अपनी कंट्रोल करने के लिए अपने को पैसा चाहिए, हथियार चाहिए। तो उनको कहाँ से लाएगा पैसा? कौन सा देश कब तक पैसा देगा? या पाकिस्तान देगा पैसा? उसके पास खुद नहीं है, वो क्या देगा? तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट क्या बोलती है कि तालिबान जो अफगानिस्तान कह रहे हैं ऑलरेडी इतना ड्रग ओपीएम बनाता था, अब ये और भी इंक्रीज़ हो जाएगा, नियर अबाउट 37% इंक्रीज़ हो जाएगा इन सब चीज़ों के काम में। ओपीएम जो आपकी पॉपी कल्टीवेशन में आगे निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। जो एरिया है आपका
आपका हलमंद, खंदार, निमजोर, ये सारे एरिया आपका जाम्बुल प्रोविंसेस है, यहाँ पे इसकी खेती ऑलरेडी की जाती है। दोबारा से इसकी खेती दोबारा से बढ़ जाएगी। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारी मद्रास हाई कोर्ट की। इज सेड दैट वी हैड ए बैड एक्सपीरियंस इन द स्टेट ऑफ पंजाब वेयर द यंगस्टर एंड द स्टूडेंट आर मोस्टली एडिकेटेड टू द ड्रग्स। तो पंजाब रीजन ऐसा है ना, पाकिस्तान से लगा हुआ है, पाकिस्तान से इतनी स्मगलिंग होती है चीज़ों की, ड्रग्स की, इन सब चीज़ों की, तो पंजाब में कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है और उससे होते हुए दूसरी स्टेट में भी देखा जाता है। एक रिसेंटली सर्वे करा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, किसके साथ मिलके, एम्स दिल्ली के साथ मिलके, और उन्होंने पाया है 3.1 करोड़ इंडियंस यूज कैनबिस, जो ड्रग होता है भांग, गांजा, चरस, हीरोइन, ओपीएम का यूज़ करते हैं 3.1 करोड़ जो हैं कहीं ना कहीं। इट एक्सप्रेस करता है कि मतलब एक तरह से कंसर्न्स है, ओनली 20 ड्रग एडिक्टेड गेट ए ट्रीटमेंट एट ए हॉस्पिटल। ये देखो कि इतने सारे लोग यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं कंसर्न्स है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो ट्रीटमेंट मिल पाता है सब चीज़ों का, ये कंसर्न है। इंडिया एंड ड्रग अब्यूज़ क्या क्या है इंडिया के अंदर। एक रिपोर्ट बोलती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम की, इंडिया इज़ द वन ऑफ द मेजर हब जहाँ पे इलिसाइट ड्रग ट्रेड किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों का जो मनी है फॉर द ड्रग ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है, फाइनेंशियल। अब इस मनी का यूज़ कहाँ करेंगे? ड्रग एक तो इलीगल चीज़ है, इलीगल चीज़ से आप पैसा कमा रहे हो तो इलीगल चीज़ में करोगे ना, टेररिज्म फाइनेंसिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, इलीगल बिजनेस चलाने के लिए इन सब चीज़ों में उस पैसे का यूज़ किया जाता है। इंडिया लाइज इन द मिडिल ऑफ 2 मेजर इलाइट ओपीनियम प्रोडक्शन। इंडिया जो है, देखो ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है, और इंडिया के दोनों तरफ दो इतने बड़े हब हैं, इतने बड़े 2 हब है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, ड्रग होता है। और वो ड्रग कहाँ इन्फ्यूज़ किया जाता है? पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? इंडिया में इन्फ्यूज़ किया जाता है। इस वाले को क्या बोलते हैं? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले, ये देखो क्या नाम दिया गया, इन्होंने दिया गोल्डन आपका क्रिसेंट, इसको नाम दिया गया। और इधर वाले को क्या दिया गया? गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये भी यहीं पे ड्रग इन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये सारे इंडिया के आसपास 2 मेजर आपके इलिसाइट ओपीएम प्रोडक्शन रीजन है जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में होता है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम, एक ये भी प्रॉब्लम देखोगे, अब तालिबान रहेगा तो वो इन इलीगल कामों को बढ़ाएगा, एक्टिविटी को, टेररिज्म को, फंडिंग को बढ़ाएगा। तो वो कहाँ की यूज़ करेगा कि पॉपुलेशन इंडिया में इन्फ्यूज़ करें। तो इंडिया को ये भी देखना है, इंडिया में और बढ़ेगा तो और मजबूत होना चाहिए। हमारी जो आपकी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसको और इम्प्रूव होना चाहिए। तो गोल्डन ट्रायंगल में बता चुका हूँ, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये कुछ नेशन है जो रूट है, जो यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में कहीं ना कहीं नारकोटिक की सप्लाई करते हैं और इंडिया में भी कहीं ना कहीं करते हैं। दूसरा आता है आपका गोल्डन क्रिसेंट, बता चुका हूँ, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये प्रिंसिपल ग्लोबल साइट है फॉर द ओपिनियन प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंड ऑफ द पैटर्न ऑफ, मतलब कि सस्टेंस यूज इंडिया में किस चीज़ों का क्या है, जो ड्रग आपके नेशनल ड्रग आपका डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट सेंटर है जो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है, वो चीज़ों को चेक करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर वो आता है, वो सर्वे कंडक्ट कराता है कि पैन इंडिया बेसिस पे सिटीजन बिटवीन 10 to 75 वर्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्सटेंस अब्यूज इज मेंशन, देन 5.7 करोड़ पीपल इन इंडिया सफर्ड फ्रॉम अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम होगी आपकी अल्कोहल की, कैनबिस की, भांग पीते हैं लोग, और ओपियाइड्स होती हैं, वो हीरोइन लेते हैं, फिर कोकीन्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं, ATS लेते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, सिडेक्टिव होते हैं, इनहेलेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा कहीं ना कहीं नौजवान ही हमारे पीड़ित हैं। 5.7% करोड़ जो पीपल है इंडिया के, वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों से पीड़ित है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है जुलाई में WPI जो इन्फ्लेशन है वो कहीं स्लो हुई है, मतलब कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, यानी कि जो महंगाई चरम पे चल रही थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है होलसेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे नहीं, CPI लेवल पे नहीं। तो मैं ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। इन्फ्लेशन में आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, उसके बाद पुश इन्फ्लेशन क्या क्या फैक्टर हैं, उसके बाद आपका पुश ही हो गए, और आपका पुश और इन्फ्लेशन फैक्टर क्या क्या है, डिमांड इन्फ्लेशन फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके, कैसे कैसे बढ़ती है, ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे हमारे अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन रुपीज़ पे क्या असर पड़ता है, कि इन्फ्लेशन कहाँ का फ़ायदा है, कहाँ का नुकसान है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे WPI, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। CPI में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। CPI ये है, आपने प्रोडक्शन हुआ, देखो ये प्रोडक्शन फैक्ट्री ने किया, ये प्रोडक्शन खरीद के होलसेल वाले अपने पास लेके आते हैं, अपने पास होलसेल वाले लेके आए, होलसेल वाले से कौन खरीद के, कंज्यूमर जो रिटेलर है वो खरीद के होलसेल वालों से लेके जाते हैं,
और फिर रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं, कंज्यूमर खरीदते हैं, तो इसलिए इसका नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये है। अब इसमें एक जो चीज़ यार, जो कंज्यूमर प्राइस CPI ये 4 प्रकार से निकाला जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर, अर्बन लेबर और एक कंबाइन, मतलब कि रूरल अर्बन सबका कंबाइन। ये ऊपर की जो 3 है, वर्कर लेबर लेबर वाले, ये कौन निकालता है? लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, ये याद रखो। और कंबाइन वाला कौन निकालता है? वो निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये निकालता है CSO जो नीचे वाला है। तो ये हो गया आपका ये। अब WPI में और CPI में सबसे बड़ा अंतर क्या है वो तो मैं बता चुका हूँ। ये एकोमोडेशन होलसेल लेवल पे निकलता है, ये निकलता है कमोडिटी रिटेलर लेवल पे जो हम खरीद के लाते हैं। इसे पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको कौन निकालता है? CSO निकालता है इसको। अब जो WPI है ना, इसमें ओनली गुड्स होती हैं, ये भी याद रखो, सर्विसेज नहीं होती। CPI में दोनों होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती हैं CPI के अंदर। ये होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने बताया ना, प्रोडक्शन हुआ फैक्ट्री से तो आप खरीद के होलसेल वाले लेके आए, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन ये होती है फाइनल स्टेज, क्योंकि इससे कस्टमर खरीद के लाएंगे, हम और आप खरीद के लाएंगे और डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे, तो फाइनल यही ट्रांजैक्शन। इसके बाद थोड़ी बेचोगे आप, खा ही लोगे उसी को, वो हो गया। ये प्राइस पेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड अ होलसेलर, ये इसमें कौन प्राइस पे करेगा? हम पे करेंगे जो कंज्यूम करेंगे उस चीज़ को। हाउ मैनी आइटम्स, देखो इसमें 3697 है, इसमें 448 रूरल बास्केट में, 468 अर्बन बास्केट में रखे गए। व्हाट टाइप्स ऑफ आइटम कवर, यही सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जैसे मशीनरी, मिनरल्स, गुड्स, मेटल्स। इसमें सर्विसेज भी आती हैं, तो एजुकेशन भी आएगी, कम्युनिकेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज़ आएंगी, फूड, बेवरेज, हाउसिंग, मेडिकल केयर, सारी चीज़ इसके अंदर आएंगी। इसका जो बेस ईयर है 2011-12 रखा गया, इसका बेस ईयर 2012 रखा गया, ये भी याद रखना है। ओनली फ्यू कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ऐसे WPI को निकालते हैं, पर सारे देश, मोस्टली जो देश हैं वो CPI को निकालते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 157 जो डाटा रिलीज होता है प्राइमरी आर्टिकल्स का, फ्यूल, पावर, वीकली बेसिस पे होता है, मंथ या मंथली बेसिस पे, पर इसका क्या होता है? मंथली बेसिस पे होता है। और हमारा RBI भी इन्फ्लेशन चेक करने के लिए CPI का यूज़ करता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी इसका एक पॉइंट हो जाता है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड, स्टार्टअप एंड स्टैंड स्टॉल। इसमें कुछ बात नहीं कर रहा है, जैसे न्यू इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम 75 अगले साल सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस, तो हमें पावर हाउस तक ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंडिया को बनाया जाए। जो हमारी 62% है जो पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं एक वर्किंग एज ग्रुप है, 15 से 50 साल तक के एक बोलते हैं ना वर्किंग एज ग्रुप है, वो पॉपुलेशन है हमारी। क्योंकि 54% हमारी जो पॉपुलेशन है बिलो द 25% की है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारा। ये प्लस पॉइंट है। देखो इसके नीचे जो एडिटोरियल मैंने ऐड किया है ना, वो यही बात बोल रहा है, जो हमारी पॉपुलेशन, यंगस्टर पॉपुलेशन है ना हमारी, वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिग अपॉर्चुनिटी सिल्वर लाइन पे खड़ा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यूथ है, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। चाइना की बिल्कुल एजिड हो गई है, बहुत सारी यूरोपियन और कंट्रियों की एजिड पॉपुलेशन हो गई है, पर हमारा अभी भी यूथ है, हमें उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाना चाहिए। तो यही इसमें यही बात बोलेगा, सारी बात तो इसमें ये करेगा। फिर हिस्टोरिकली कल्चरली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं चीज़ों में, तो यही सारी बात बोलेंगे। जो इंडिया के स्टार्टअप्स है वो कहीं ना कहीं राइज कर रहा है, $20 बिलियन का फंडिंग अचीव कर रहा है। स्टेटस वो हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारे इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ हमें मिल रही है। फ्लो इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है इंडस्ट्रियल टेक्निकल चीज़ों में। इंडिया ऑन ग्रोइंग द टेक्निकल पावर एक तरह से डेवलप कर रहा है। इंस्पिरेशनल जर्नी है हमारी फ्रॉम 2011 से, व्हेन इंडिया वाज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी था, अचीव किया यूनिकॉर्न स्टेटस हमने चीज़ों में। 50+ स्ट्रॉन्ग यूनिकॉर्न क्लब में हम ऐड हुए 2021 में, अकॉर्डिंग टू द नासकॉम। हमने इतना अच्छा डेवलप किया। फिर उसके बाद मैच्योर हमारे जो एक तरह से जो स्टार्टअप्स थे बहुत अच्छे से काम किए, लोगों को नौकरी भी दिए, ठीक है ना। और उसमें बहुत सारे हमारे डेवलपिंग में काम की, क्योंकि हमारा इंडिया एक बड़ी कंपनी है ना, हम छोटे छोटे जैसे स्टार्टअप डेवलप करें, उनसे लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिल पाती हैं, ज़्यादा हमारी कंट्री को उस चीज़ से फ़ायदा मिलता है। तो वही सारी बात बोलेंगे कि कोविड-19 पेंडेमिक आया तो सारा जो हार्म पड़ा है कहीं ना कहीं स्टार्टअप पे बहुत बड़ा एक चक्कर पड़ा है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस भी किए, उसके बाद हमें राइज़ करना चाहिए, हमारी IT कंपनी राइज़ हुई। तो ये सारी बात यही करेंगे। कहीं ना कहीं हम जो मूव है, हमारे जो मूव चल रहा है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चल रहा है। इंडिया होम है 40,000 स्टार्टअप्स का, बिल्डिंग कर रहे हैं, रोबस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इंटरनेट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है। आपने देखा होगा 3-4 साल में तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इंप्रूव गया है। जैसे भारत इंटरनेट प्रोजेक्ट है हमारे, भारत नेट करके है, ग्लोबल एंटिटी बाय क्रिएटिंग द प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। टेस्टामेन एक तरह से मतलब कि
टू दिस अप्रोच। फिर फ्रॉम द हम इंडस्ट्रियल आपके कॉन्ग्लोमरेट से बैंक, ऑटोमोबाइल जाइंट, सॉफ्टवेयर पायनियर, टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री हमारे पास आई है, ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने आया, हमने R&D अपनी जो चीज़ें उनको डेवलप करना स्टार्ट किया। तो इन सब चीज़ों पर हमने काम किया और हमें फोकस करना है अपनी एजुकेशन, स्किल, रीस्किलिंग पे, इन सब चीज़ें फोकस करना है, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी एक स्किल वाले की है। अगर हम अपनी यूथ को एक स्किल प्रोवाइड कर दें तो ताकि उसका बेटर फ्यूचर हो पाए। विद इन द इंडिया मतलब बोला 1/5 ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग एज पॉपुलेशन इज द नेक्स्ट 5 years इज likely to be have estimate 850 million interested user by 2030। हमारी पॉपुलेशन इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमारे अंदर 1/5 ऑफ द वर्ल्ड का जो एजिंग पॉपुलेशन होगी, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, वो कहीं ना कहीं इंडिया में स्टैंड करेगी। तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। स्पीड, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, मतलब उन चीज़ पे काम करना चाहिए, कलेक्टिव फ्यूचर पे काम करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए, फिजिकली और डिजिटली कनेक्टिविटी से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हम अपना जो पोटेंशियल है, अपने रूरल एरिया बहुत पीछे हैं, ये सेमी रूरल एरिया, उनका पोटेंशियल भी हम यूज़ कर पाएँ, जो अचीव कर पाएँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने इंडिया को। जब हम 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, हम एक ग्रेट अचीवमेंट पे खड़े होने चाहिए। तो ये सारी बात इन्होंने ये की है। तो कुछ पॉइंट आप इसमें तो निकाल सकते हो, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया। दूसरा जो न्यूज़ आती है, अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ नेचुरल रबड़। ATMA ने ऐसा बोला। ATMA कौन है? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। अभी क्या हो रहा है, चीज़ों में क्या हो रहा है कि रबड़ प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। अब जब प्रोडक्शन कम होता है तो चीज़ें महंगी होती हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कम होता है, चीज़ें महंगी होती हैं। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कि विदेश से चीज़ मंगाई जाए, ताकि हम उस महंगाई को कम कंट्रोल कर पाएंगे। अब उस विदेशी चीज़ पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया जाए ताकि चीज़ सस्ती आए, और वो टायर बनेंगे, टायर गाड़ी में लगेंगे तो सस्ते लगेंगे, तो लोग सस्ते में गाड़ी खरीद पाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बोला ATMA ने, ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। हमारा इससे रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन मतलब है वो है रबड़, नेचुरल रबड़ की जो बात की है, क्योंकि रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस कंट्री में ज़्यादा है, किस कंट्री में कम है। रबड़ बोर्ड, हमारे यहाँ एक बोर्ड हमने डेवलप किया है। हेडक्वार्टर इसका कोट्टयम केरला के अंदर है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। आज एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रबड़ बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर था। नहीं, वो रबड़ बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। जो ग्रुप में क्वेश्चन होते हैं वो करंटली बेस होते हैं मोस्टली, तो उनको आप अटेंड किया करें। जो बोर्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए हमारे रबड़ इंडस्ट्री को, की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रबड़ हमारी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो उसको अच्छा बनाने के लिए रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए, ट्रेनिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू रबड़। ये सारा काम किसका है? रबड़ बोर्ड का है। इसलिए हमने रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी डेवलप किया है, जो रबड़ बोर्ड के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट GM, जेनेटिक मॉडिफाइड, ये मैंने कल पूरा टॉपिक पढ़ाया था GM के बारे में कि इसको कौन देखता है। जेनेटिक अप्राइजल कमेटी होती है जो हैंडल करती है सब चीज़ों को। अगर कोई वायलेशन करता है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का, तो उसे 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ऐसा प्रोविज़न डाला गया। तो मैंने कल पूरा बताया था। तो वर्ल्ड की फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड रबड़ प्लांट डेवलप किया है रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और कहाँ पे प्लांट किया है? वॉज है इन आसाम। तो ये भी आप याद रखो, वर्ल्ड का फर्स्ट है आसाम। द रबड़ प्लांट इज फर्स्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एक तरह से एक्सक्लूसिवली है इस रीजन के लिए, एक्सेप्टेड टू ग्रो द वेल अंडर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द माउंटेन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको लगाया जाएगा। एक जेनेटिक मॉडिफाइड रबड़ प्लांट है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफाइड का मतलब होता है जैसे कोई रेजिस्टेंसी होती है उसकी, जैसे कोई डिसीज़ आती है ज़्यादा, मैंने कोई प्लांट लगाया, ये बार बार इसमें डिसीज़ आने लगती है, या फिर वो उस क्लाइमेट को रेजिस्ट नहीं कर पाता, टूट जाता है, बेकार हो जाता है, सूख जाता है। तो हम जेनेटिक, उसके जेनेटिक DNA और RNA में ऐसा छेड़छाड़ करके, जेनेटिक मॉडिफाइड करके ऐसा प्लांट बना पाते हैं ताकि उसमें बीमारी ना आए कोई जल्दी से, उसे कम चीज़ों का यूज़ करके वो डेवलप अच्छे से हो जाए। तो यही से सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। अबाउट द GM रबड़, ये है क्या? एक टेक्नोलॉजी अलाउ करती है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स स्पेसिफिक स्ट्रेन स्टेट बिटवीन द स्पीसीज एंड द लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ करके हम कर देते हैं। ये बात याद रखो, और कुछ याद रखो। नीड क्यों है? देखो मैंने ऊपर बताया ना, हमारे रबड़ का प्रोडक्शन कम है, रबड़ नहीं है। तो नीड वही है कि नेचुरल जो रबड़ है वो नेटिव है वार्म ह्यूमिड अमेजोन फॉरेस्ट के। हमारे पास इतने फॉरेस्ट नहीं है, इतने ह्यूमिड फॉरेस्ट नहीं है, तो थोड़े बहुत साउथ में है। तो हम अगर उसे नॉर्थ एरिया में लगाएंगे, ठंडे एरिया में लगाएंगे तो नहीं होगा। तो हमने इसे GM क्रॉप इसलिए डेवलप की है, हम उसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी लगा सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है, जो कोल्डर कंडीशन, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया विच वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़ इन इंडिया, तो उसको भी हम और अच्छे से कर पाएँ। जो ग्रोथ है हमारी यंग जो रबड़ प्लांट है
रिमेन द मतलब एक तरह से सस्पेंडेड ड्यूरिंग द विंटर मंथ, क्योंकि बंद रहते हैं विंटर मंथ में, तो हमने उसकी जेनेटिक मॉडिफाइड करके अब हम पूरे साल उसको लगा सकते हैं। ये है आपका जेनेटिक मॉडिफाइड। नेचुरल रबड़ क्या है? कॉमर्शियल प्लांट क्रॉप्स है। रबड़ इज़ मेड अप ऑफ लेटेक्स ऑफ ट्री, जो उसकी लेटिक खाल होती है, छाल होती है, उससे उतरता है, उसको साइंटिफिक में बोला जाता है हेविया आपकी ब्रेसेलिसिस करके बोला जाता है, नाम याद रखो बस, उसका छाल बोलो, लेटेक्स में निकलती है। रबड़ इज़ लार्जली मतलब रिसीव की जाती है एज ए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में अकॉर्डिंग टू द स्पेशल स्टेटस ग्लोबली डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये यूज़ कहीं ना कहीं रबड़ को किया जाता है। जो कंडीशन ऑफ द ग्रोथ है, एक तो इक्वेटोरियल क्रॉप है ये, मतलब कि वो को इक्वेटर के आसपास हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसे। अंडर इसकी कुछ कंडीशन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में हो सकती है। टेम्परेचर अबव द 25 डिग्री, कल मैंने आपको टी पढ़ाया था, टी का टेम्परेचर बताया था मैंने आपको 150 से और 210 में रेन होनी चाहिए। जो टेम्परेचर है मॉडरेट होना चाहिए 20 से 30 डिग्री के बीच में, लेस देन 10 डिग्री, लेस ग्रेटर देन 40 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो इसका भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, मॉइस्ट और ह्यूमिड होना चाहिए, रेनफॉल 200 मीटर की मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए, रॉयल टाइप रिच वेल ड्रेनेड एलुवल सॉइल चाहिए इसके लिए, चीफ एडुकेट सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब इतनी स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए हमें, और चीफ लेबर चाहिए, तो ये इन्होंने बोला है। इंडियन सिनेरियो में क्या है कि ब्रिटिश टाइम में फर्स्ट टाइम जो रबड़ प्लांट था इंडिया में लेके आए थे 1902 में, इन द बैंक ऑफ पेरियार, जो केरला में रिवर है उसके आसपास हमने इसको लगाया था, ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया था। इंडिया करंटली जो है, इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबड़ का इन द वर्ल्ड में, तो ये बात प्री का है, ये दोनों पॉइंट प्री के हैं, और ऊपर के ये सारे पॉइंट भी प्री के हैं कि रबड़ को क्या चाहिए, 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, एलुबल सॉइल होनी चाहिए, रिच एलुबल सॉइल होनी चाहिए, और ये सारी कंडीशन उसकी रबड़ प्लांट की है। और फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने लगाया था, और 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम हैं। अब टॉप प्रोड्यूसिंग जो स्टेट हैं वो कौन कौन सी हैं? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, जो साउथ की होंगी ये। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे रबड़ प्लांट डेवलपमेंट स्कीम लेके आया, रबड़ ग्रोथ प्लांटेशन स्कीम लेके आया, ये सारे किए। और हमने 100% FDI इसको दिया हुआ रबड़ को इन प्लांटेशन ऑफ द रबड़, कॉफ़ी, टी, आपके कार्डमोम, पाम ऑयल ट्री या ओलिव ऑयल ट्री, इसके लिए 100% FDI विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अगर आपको ये प्लांट हमारे यहाँ लगाने हैं तो 100% FDI है। अब मेजर प्रोड्यूसर ग्लोबली कौन है? इंडिया में तो देख लिए केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, अब ग्लोबली कौन है? ग्लोबली थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, और फिर 6ठे नंबर पे इंडिया आता है। मेजर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूम कौन करते हैं? चाइना, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे बहुत है, फिर इंडिया, और फिर USA, जापान, थाईलैंड, तो आप ये भी याद रख सकते हो। अब इंडिया ने अपनी नेशनल रबड़ पॉलिसी डेवलप की है, 2019 में इसको लेके आए थे कि हमें क्या करना है कि एंटायर रबड़ इंडस्ट्री को, वैल्यू चेन को डेवलप करना है, ताकि हम जो नेचुरल रबड़ है, लेबर स्टोर शॉर्टेज है हमारे सामने, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ को हम सॉल्व कर पाएँ। एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डेवलप करें कि टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की जाए रबड़ सेक्टर के अंदर, मिटिगेट करी जाए जो प्रॉब्लम सेक्टर की है उसको कम किया जाए, और कहीं ना कहीं रबड़ का जो बोर्ड इम्प्लीमेंट करेगा इस सारी स्कीम जो हम लेके आएंगे, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द रबड़ सेक्टर को अच्छे से डेवलप करेगा। डेवलपमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द प्लांटिंग, सप्लाई ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इम्पोर्ट ड्यूटीज़? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि हमने पढ़ा ना इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई जाए। देखो टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जैसे अब कोई विदेश से सामान आता है उस पर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं ताकि हमें भी कोई रिवेन्यू जनरेट हो चुका है। एक होता है CVD, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली जो इंपॉर्टेंट होती है आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी करके इन्हें बोलते हैं। एक होती है स्पेशल CVD, एक होती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये सारी एक ही होती हैं। प्रोटेक्ट करना अपनी नॉर्मल सेफ गार्ड ड्यूटी होती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती हैं, आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन द सब्सिडाइज आर्टिकल्स होते हैं, तो उन पे भी लगाई जाती हैं। अभी आगे बताऊंगा सारी चीज़ होती क्या है। पहले हमें पढ़ना है कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग सीधी सीधी बात है। देखो ये चाइना है, चाइना ने बनाया ओप्पो का फ़ोन, ओप्पो। यहाँ इंडिया में क्या है? इंडिया में है लावा, ठीक है। इसने बनाया वो फ़ोन 150 रुपये का, इसने बनाया वो फ़ोन 50 रुपये का। ऐसा क्यों? चीफ लेबर मिल गई वहाँ पे, बहुत सारा मटेरियल वहीं पे बनता है, तो इसलिए इसको आसान पड़ा। अब लावा है, उसे बहुत सारा मटेरियल इधर उधर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इसने फ़ोन सीधा डंप कर दिया इंडिया के अंदर, ठीक है, डंप कर दिया। कितने में? 50 रुपये में। ये हो गया डंप।
अब हमारी जो लावा बना रहा है 150 बता रहा है, उसे कौन खरीदेगा? सब इसे ही खरीदेंगे, और हो रहा है वही। इसे बोलते हैं डंपिंग। सीधा यहाँ पे डंप कर दिया इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस डंपिंग द हैपनिंग व्हेन द कंट्री इन फर्म एक्सपोर्ट एन आइटम प्राइस लोअर देन द प्रोडक्शन डोमेस्टिक। हमने कहते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने 150 का, उन्होंने 50 का बनाया, तो सीधा हमने डंप कर दिया। अब इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी डंपिंग इम्पैक्ट को हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। हम क्या करेंगे इस पर, ऑन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम इस पर 100 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये फ़ोन कितना हो जाएगा? 150 का हो जाएगा। कोई 100 की हमने लगा दी, हमारा भी 150 का है। तो एक तरह से हमने लेवल फील्ड दिया, ताकि हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है इसको हार्म ना पहुँचे। तो ये सारे हमने काम किया कि जो हमारी हैं, जो प्राइस दैट प्रोडक्ट इज इम्पोर्टिंग कंट्रीज हिटिंग द मार्जिन एंड प्रॉफिट द लोकल मार्केट को हार्म कर रहा है, तो इम्पोज कर देते हैं हम ये वाली सिचुएशन, डंपिंग ऑफ द गुड ट्रेड, मतलब हमारी जो ट्रेड है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ना पड़े उसके ऊपर। तो इम्पोज ये कौन लगाता है डंपिंग ड्यूटी? इसके लिए चेक करता है, एक हमारे सामने है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, DGTR। ये फाउंड करता है, चेक करता है। जैसे इन्होंने स्टील का एग्जाम्पल लिया है, स्टील को भी ऐसे डंपिंग किया जाता था इधर उधर, तो इन्होंने क्या करते हैं, डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। ड्यूटी पर इम्पोज फॉर द 5 ईयर विद द व्यू टू द गार्ड, मतलब ये ड्यूटी लगा देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तब तक के लिए, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनको बचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल के ट्रेड नॉर्म है, जो WTO बताता है कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो क्या बोलता है? एक कंट्री अलाउड है इम्पोज करने के कोई भी टैरिफ हो ऑन द सच डम्प्ड। अगर कोई ऐसा डंप्ड कर रहा है प्रोडक्शन में जिससे हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारी कोई भी देश ऐसी अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। तो डंपिंग क्या होता है बताया मैंने, डंप करना, और उसके ऊपर कौन सी लगती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। अब आपके सामने क्वेश्चन होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, CVDs क्या होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी डिफरेंट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी से। ये क्या होती है? मतलब कि द लेटर इज इम्पोज इन द ऑर्डर काउंटर टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी। मतलब मैंने आपको बताया, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगा CVD क्या होता है। ये चाइना है, ये चाइना की सरकार है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चाइना ने एक फ़ोन बनाया ओप्पो का, वो बनाया 50 रुपये में। चाइना ने क्या किया? उसको सब्सिडी दी 20 रुपये की, कि हम आपको 20 रुपये की सब्सिडी देंगे अगर आप फ़ोन बनाओगे। तो वो फ़ोन हो गया 30 रुपये का, ये हो गया 30 रुपये का। इंडिया में फ़ोन बना, चलो 50 का ही बना, हमने सेम रेट लिए, यहाँ पे 50 का, यहाँ पे 50 का, पर चाइना ने सब्सिडी दी, अब 30 का हो गया, और हमने वो डंप कर दिया इंडिया में, तो यहाँ पे 30 का ही बिकेगा वो। तो सरकार ने क्या बोला कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तो 50-50 में ही दोनों कंट्री में, पर चाइना गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके 20 रुपये की से 30 रुपये का कर दिया, तो सरकार फेवर कर रही है इस चीज़ का। तो क्या बोलते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसे डंपिंग तो नहीं बोलेंगे ना, डंपिंग तो सस्ता बनेगा तो होती, इसे सरकार ने सब्सिडी प्रोवाइड किया, तो इसे बोला जाएगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी। हम इसको लगा के रोक सकते हैं। लीव ऑन द इम्पोर्ट गुड ऑफसेट सब्सिडी मेड प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, डेट रिसीव फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान कर रही है तो सस्ता कर रही है, उसको हम ठीक करने के लिए उस पर हम क्या करेंगे? 20 रुपये की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे, ताकि वो 50-50-50 में ही बिक पाए। ये हो गया हमारा काउंटर वेलिंग, एंटी डंपिंग, डंपिंग। अब इन सब चीज़ों को देखता कौन है? इनको है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, एक एपेक्स नेशनल अथॉरिटी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर आती है, इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि एंटी डंपिंग तो नहीं कर रहा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को या सेफ गार्ड मेजर, कोई भी सेफ गार्ड मेजर लेना, उस सब चीज़ को चेक करती है। इट प्रोवाइड द ट्रेड, आपको डिफेंस सपोर्ट देती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री अच्छे से काम करे, हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छे से काम करे, इंक्रीज़ हो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो सब पे काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ करके। तो ये हो जाता है काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर सिक्योरिटी थ्रेट। ये जाहिर सी बात है, ये माधव जी हैं जो जम्मू कश्मीर में, इनको बहुत बड़ा ये RSS से आते थे, फिर राम माधव जी देखो RSS से आते थे, फिर ये BJP में हेड बना दिए गए जम्मू कश्मीर में। क्योंकि तालिबान क्या है? तालिबान एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप है, मानो या ना मानो, है तो वो टेररिस्ट ग्रुप। और चीज़ों में क्या करे, जैसे पाकिस्तान उसे बैक करता है, तो पाकिस्तान उसको यूज़ कर सकता है इंडिया में इन्फ्यूज़ करने के लिए। हमेशा पाकिस्तान क्या बोलता है? हम नहीं करते, आतंकवादियों ने किया, चाहे उनकी सपोर्ट हो चाहे ना हो। अब तो उसके बाद पूरा एक लेवल प्ले फील्ड गेम मिल गया, तालिबान मिल गया उसे पूरी तरह उसे एक जगह मिल गई है तालिबान को। और कहीं ना कहीं हमारा बॉर्डर भी टच करता है, जम्मू कश्मीर का रीजन देखो ऊपर से करता है हल्का सा ये। अब पाकिस्तान सपोर्ट, क्योंकि ये POK का ही रीजन है सारा, तो यहाँ पर पाकिस्तान ही तो है, तो यहाँ से इन्फ्यूज़ कर सकता है। और भी चीज़ें बाय रोड या सी इन्फ्यूज़ कर सकता है, क्यों?
मुंबई हमला देखा, वो सी के थ्रू आए थे। अब इनके पास पूरी एक सोर्स, एक ज़मीन मिल गई है उनको, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट भी है। पहला हो गया सिक्योरिटी थ्रेट, तो एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया के लिए यूज़ कर सकता है एज ए आतंकवादी के रूप में, क्योंकि तालिबान ने क्या हाईजैक कर लिया है। एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है IC जो हाईजैक की थी, आपको याद होगा 90s में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में तालिबान ने हैक किया था, हमारा IC 841 को हैक किया था। तो एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट हमारे सामने खड़ा हो गया है, फर्स्ट रीज़न। दूसरा जो रीज़न है, जो हमने अब तक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किए हैं उसके अंदर, किसके अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे क्या किया, सलमा हाइडल डैम बनाया हीरत में, ये हो गया। फिर आपके ज़ारांग और दिलराम हाईवे डेवलप कर रहे थे, जो ईरान से कनेक्ट कर रहा था, इधर ईरान है देखो, ईरान से कनेक्ट कर रहा था दिलराम को, और इस हाईवे को हम ऐसे घुमा के लेके जाने वाले थे। देखो हमने क्या कर रहे थे, छाबार पोर्ट डेवलप कर रहे थे, छाबार से एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा था जो आपका मॉस्को तक जा रहा था, बाकू अफ़गानिस्तान से होता हुआ। यहाँ से हम क्या करते, कांडला पोर्ट से कनेक्ट करते छाबार को, और यहाँ से एक हाईवे डेवलप करते आपके ज़ारांग और दिलराम तक, और फिर इसको ऐसे कनेक्ट करते सी के रूप में। सी में कैसे, आपको हीरत से कनेक्ट करते, इधर कंधार से, काबुल से, और मज़ार शरीफ से हम इसे कनेक्ट करते, तो पूरा एक हमारे डेवलपमेंट होता। उससे क्या फ़ायदा होता कि हमारा अफ़गानिस्तान में एक तरह से हमारा पूरा एक तरह से बेस तैयार होता, और हम अफ़गानिस्तान के जरूर उधर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर हम अपनी रोड और डेवलप करते। जो चाइना का इनिशिएटिव है ना, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव OBR, वो भी सोचता है कि इस एरिया में डेवलप करूँ, रोड डेवलप करूँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है OBR रोड, यहाँ कराची से पोर्ट से डेवलप कर रहा है, तो इधर भी डेवलप करना चाहता है। तो हमारा भी एक ऐसी सोच थी कि हम MCO को बढ़ाएं, अपना रोड कनेक्टिविटी है जो ओल्ड सिल्क रूट है, कहीं ना कहीं हम उसे बढ़ाएं और OBR को टक्कर दें। तो वो सारे सर डिस्ट्रॉय हो गया हमारा सारा गेम, क्योंकि सारे रीजन इन्फ्लुएंस किसका, अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान में कौन है, तालिबान है। तो हमारा इकोनॉमिकल भी सिक्योरिटी तो थ्रेट है ही, दूसरा थ्रेट है इकोनॉमिकल लॉसेस हमारा बहुत हुआ है। वो कैसे हुआ है, ये हाईवे बनाया था, ये सलमा हाइडल बनाया था, पार्लियामेंट डेवलप की थी $75 मिलियन में, और हमने क्या डेवलप किया था, पलाको से काबुल तक एक क्या बनाया था, ट्रांसमिशन लाइन बनाई थी ऐसी बिजली की, उसमें हमारा बहुत सारा पैसा गया था, $111 मिलियन रुपीज़। तो ये सारा पैसा कहीं ना कहीं हमारा जो नियर अबाउट 1 बिलियन के आसपास मान लो, या $844 मिलियन मान लो, वो कहीं ना कहीं इंडिया का बेकार होता दिखाई दे रहा है। तो इकोनॉमिकल थ्रेट, सिक्योरिटिकल थ्रेट और कनेक्टिविटी से जोड़ सकते हो, कोई कनेक्टिविटी लॉस हुई है हमारी, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं अगर बैकिंग चाइना पे बोल रहे हैं, जो तालिबान अपने मतलब अपने वर्डिक्ट दे रहा है कि हम चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना है डेवलप करें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए कहीं ना कहीं नुकसान ही इस रीज़न में आया है। आगे चलते हैं, लास्ट जो है ये हिंदू का है, और इसमें बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमारी यूथ पॉपुलेशन है, और जो हमारे आसपास के मुल्क हैं जैसे चाइना हो गया, यूरोपियन हो गई, इसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की जो एजिंग होती दिखाई दे रही है। तो हमारी जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं फेवरेबल है हमारे सामने। हमारे जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो डेवलप होगा कोविड के बाद, कहीं ना कहीं स्किल बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। OECD नेशन ने स्टडी की है कि जिस चीज़ की यूथ ज़्यादा रहेगा उसकी मतलब कि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। क्लाइमेटिकल चेंज जो इफेक्ट है उसको रिपेयर करना है, ये सब चीज़ों पे काम करना है। प्लास्टिक ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इन सब चीज़ों पे हमें काम करना है। तो हमारी कहीं ना कहीं एक फेवरेबल कंडीशन है कि हमारे पास एक हमारा यूथ है, बस उस यूथ को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, स्किल प्रोवाइड करो। देखो ये इसमें मत जाओ, आप एक तरह से खुद सोचो, हम स्किल प्रोवाइड करो। इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 तक, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू जो डाटा बता रहा है, जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च ने जो प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, 7 ट्रिलियन हमारी हो जाएगी, जो अभी 2 ट्रिलियन हमारी है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा फ्यूचर है, हमारी चीज़ें हैं, क्लाइमेटिक पे हमें ध्यान देना है, थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान देना है, और हमारी बहुत अच्छे से काम हमारा बन जाएगा। इनमें लास्ट में इन्होंने यही बोला, तो पॉपुलेशन का हमें पॉजिटिव फ़ायदा उठा के पॉजिटिव वे में काम करना है, ये आप खुद सोचना। तो इतना ही था फ्रेंड्स जो बताने के लिए, मैंने आपको जगह भी बताया। प्लीज़ इन सिटीज़ का नाम याद रखना, हेरत, दिलराम, आपको ज़ारांग, कंधार, काबुल, मज़ार शरीफ, क्योंकि ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, क्योंकि बहुत रीज़न है। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी सीरिया, इराक इन और इज़राइल, इनके भी सिटीज़ के नाम याद रखना, क्योंकि ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं कहीं ना कहीं, तो कई बार UPSC इन पे क्वेश्चंस पूछता है।
तो यही था हमारा आज का हिंदू, और थोड़ा बहुत मैंने इंडियन एक्सप्रेस इसमें ऐड किया, कोशिश किया कि बेसिक को करंट के साथ कनेक्ट किया जाए। और मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू न्यूज़पेपर का दे देता हूँ अगर आपको देखना है। तो सबसे लास्ट में जो इकोनॉमिक पेपर में न्यूज़ थी वो आपकी ड्यूटी फ्री है। इधर प्यूरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बाय टैंक, वो टैक्सेबल, जो टैंक से आप वाटर सप्लाई करते हो वो भी टैक्सेबल में काउंट होगी, ऐसा कुछ है, ये सारा कुछ है। उसके बाद मैं WPI पे बताने अच्छे बताया, थोड़ा कोशिश किया, WPI CPI में डिफरेंस बताने की कोशिश की है। जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल आया वो सुप्रीम कोर्ट में क्वेरी राइज कर दी, क्योंकि ट्रिब्यूनल, बहुत सारी ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया, अब उनके केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो बर्डन बढ़ेगा। क्यों आपने ट्रिब्यूनल सारी जो सुनवाई करती थी क्यों हटाया, तो उनके केस उसमें चले गए हैं, वो देखते हैं। EIC नोटिफाइड किया है कि रिलीफ स्कीम, जो कोविड-19 हिट जो हुआ है उसको रिलीफ स्कीम प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सारी कुछ है। फिर UNSC की मीटिंग चल रही है उन तालिबान के ऊपर, जो भी रिजल्ट आएगा बाद में देख लेना है। सिक्योरिटी थ्रेट मैं आपको बता चुका हूँ, सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमिकल थ्रेट, कनेक्टिविटी थ्रेट, ये भी आप जोड़ के लिख सकते हो। ड्रगिंग की और ट्रैफिकिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिस्पॉन्स टू पेटिशन ऑफ डाटा ब्रीच, मतलब डाटा ब्रीच क्या है कि बहुत सारी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारे प्लेटफॉर्म है, बिग बास्केट, डोमिनोज, मोबीक्यू, ये कहीं ना कहीं डाटा ब्रीच करती हैं हमारा। ये सुप्रीम कोर्ट में बोला है, हाई कोर्ट ने सेंटर से बोला चेक करो इसको। चेक कौन करता है, वो CERT-IN है हमारे पास, जो हमारे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, वो सब चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है जो डाटा प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन सब चीज़ों उस पर क्वेश्चन उठता है। कैपिंग वाला क्वेश्चन आ गया, कैपिंग जो करनी है हमें कोटे की, उसके लिए मैंने आपको नागाराज राजा वाला केस बताया। उसके बाद इंदिरा सुहानी केस बताया मैंने उससे रिलेटेड। उसका 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रमोशन में दिया गया था। उसके बाद नागाराजा का केस आया था, इंदिरा सुहानी 50% कैपिंग की गई थी। ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको दी। कुछ केसेस, कोई लोगों का केस था फंडामेंटल बेसिस का ब्रीच कर रहे हैं, तो तमिलनाडु है। तो ये सारे केसेस आप प्लीज़ याद रखा करें उसके ऊपर। तो ये बताया बिग अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर ये तमिलनाडु बजट के हम नहीं पढ़ेंगे, IPCC रिपोर्ट के मैंने 2-3 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने पूरी IPCC के बारे में बताया, WMO, और ये किस किस की UNEP की देन है। ये बनाया गया 1988 में, इसको बनाया गया था। 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं जो रिपोर्ट निकालते हैं इसके अंदर। ये मैंने ऑलरेडी आपको कोशिश की है बताने की। FCRA के बारे में मैंने आपको बताया, FCRA क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है। फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है, जो यूपी में आने वाली है, शायद उस पर अब उसकी जो उसको पब्लिक के लिए ओपन की गई थी ओपिनियन देने के लिए, वो फाइनल होगी। अब कहीं ना कहीं देखते हैं क्या होगा। उड़ीसा में बच्चों के ऊपर केस आने लगे हैं, मतलब कोविड के 0 to 18 एज ग्रुप के 104 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। न्यू वेरिएंट कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है, एक नया वेरिएंट जो है, जो ट्रैकल द न्यू वेरिएंट। तो ऐसे जगह जगह पर जाकर टेस्ट किए जा रहे हैं। UN सिक्योरिटी में जो बातें चल रही हैं अफगान को पीस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट, अब कहाँ है वो ह्यूमन राइट जो कमीशन थी, वो कहाँ है जो वर्ल्ड को बोलती थी यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन है, वो कहाँ है जो फ़िलिस्तीन और इजराइल को गाली दे रहे थे, वो लोग कहाँ हैं सारे, वो लोग अब शांत क्यों बैठे हैं इस चीज़ में। वो हैशटैग चलाए ना, हैशटैग तालिबान, हैशटैग ये सब चलाएं। क्या कर रहा है तालिबान, जस्ट मास किलिंग ही करेगा। चाइना फर्स्ट मेजर जो फ्लैग सपोर्ट दे दिया है तालिबान को, तो चाइना तो करेगा ही, चाइना तो आगे बढ़ ही रहा है। तो इतना ही था फ्रेंड। अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, उसको शेयर, उसको उसमें ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद।